Welcome back to my channel again. So today we're gonna learn about immobilization. Orthopedic का topic है for according to fourth year. अब इसकी definition पढ़ेंगे हम first. Immobilization क्या होता है? Is a restriction of a movement of a body part to allow healing, reduce pain and prevent further injuries. अब इसके aims क्या होते हैं basic? For इसका होता है relief pain, prevent healing of fractures, soft tissues and ligaments, prevent further damages, reduce muscle spasm, maintain proper alignment and prevent deformity. अब इसके इंडिकेशन क्या होते हैं? इंडिकेशन मतलब हम इमोबिलाइजेशन कौन सी केसेस के अंदर देते हैं, दैट इज नोन एज इंडिकेशन. फ्रैक्चर्स में देते हैं, डिसलोकेशंस में देते हैं. जैसे डिसलोकेशन हमने अभी जस्ट हमने कल पढ़ा था, डिसलोकेशन क्या होता है. लिगामेंट्स इंजरी में देते हैं, जैसे स्प्रेन आ गया तो हम उसको बोलते हैं कि इसको रख के रखना है, आपको मूवमेंट नहीं करनी है. सेकेंड हमारा आता है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर, जैसे अभी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब अभी जस्ट ऑपरेशन से हटा है वो इंसान, तो उसको हम इमोबिलाइज करेंगे, वो पार्ट हम उसका इमोबिलाइज रखेंगे, अभी आराम के लिए रखेंगे उसको. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई तो उसके अंदर रखेंगे. इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन में आता है ऑस्टियोमाइलाइट्स. अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आप क्लिनिक पे गए होगे, एक्सपोजर आएगा, एक्सपोजर हुआ होगा आपको क्लिनिक का, तो आपने देखा होगा कि जो ऑस्टियोमाइलाइट्स के होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस आया था, उस लड़की को ना मतलब उसके लग गई थी, उसके फ्रैक्चर हो गया था, फ्रैक्चर के बाद में उसका सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद में और कुछ टाइम बाद में उसके इन्फेक्शन हो गया बोन के अंदर, पस फॉर्मेशन हो गया, मतलब वो अंदर से खत्म हो रही थी. वो कंडीशन थी उसकी ऑस्टियोमाइलाइट्स कंडीशन. तो उस केस में इंस्ट्रक्शन थे कि ज़्यादा, मैं सीख रही थी, इंस्ट्रक्शन थे कि उसको उसके पैर को ज़्यादा मतलब जोर लगा के नहीं मोड़ना, उसके धीरे धीरे मोड़ना है ताकि उसकी हीलिंग भी होती रहे और वो इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड ना हो. सो इन्फेक्शन केसेस के अंदर भी हम इमोबिलाइज रखते हैं, बट प्रिकॉशन के साथ हम उसको मूवमेंट और फिजियोथेरेपी मतलब मूवमेंट फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस करवाते हैं. ठीक है ना. नी बेंडिंग से जनरली उसके हुआ था, प्रॉक्सिमल नी फ्रैक्चर हुआ था उसके, और मिड शाफ्ट के अंदर उसको ऑस्टियोमाइलाइट्स हो गए थे, ऑस्टियोमाइलाइट हो गया था. तो ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है. एंड लास्ट आता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी अगेन. ठीक है. अब कॉन्ट्राइंडिकेशन. कॉन्ट्राइंडिकेशन वहाँ जहाँ पर हमें इमोबिलाइजेशन नहीं करवाना है, नहीं करवाना. कॉन्ट्राइंडिकेशन वो जगह है, वो ऐसी सिम्टम्स है जहाँ हमें उसको इमोबिलाइज नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल पुअर सर्कुलेशन, इमोबिलाइज रखने में सड़ सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, सड़ना मीन नेक्रोसिस हो सकता है. सेकंड, ओपन वुंड के अंदर विदाउट प्रॉपर केयर इमोबिलाइज नहीं रखवाना, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं. ठीक है. सेकंड, रिस्क ऑफ स्टिफनेस रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक इमोबिलाइज रहेगा, लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तक इमोबिलाइज रखेंगे तो स्टिफनेस के चांसेस बढ़ सकते हैं, उस जॉइंट में स्टिफनेस आ सकती है, तो जब हम उसको फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो हमें ही दिक्कत होगी उस चीज़ को. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन क्या होता है? अब 3 तरीके के होते हैं जो मैंने पढ़े. मैंने 2 बुक प्रेफर करी इनको पढ़ने के लिए, सेम अगेन महेश्वरी एंड टेडी बुक, वो मैं प्रेफर करती हूँ. बाकी आपकी चॉइस है, आप इमोबिलाइजेशन के लिए, ऑर्थोपेडिक के लिए आप कोई और बुक भी प्रेफर कर सकते हो जो आपको समझ में आए. सो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन क्या होता है. 3 होते हैं: कंप्लीट इमोबिलाइजेशन, पार्शियल इमोबिलाइजेशन, फंक्शनल इमोबिलाइजेशन. कंप्लीट इमोबिलाइजेशन मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, एग्जाम्पल फुल प्लास्टर कास्ट लगा दी, तो उसमें कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो गया. सेकंड, पार्शियल इमोबिलाइजेशन, लाइक लिमिटेड मूवमेंट अलाउड है, लाइक एग्जांपल ब्रेस लगा दिया, स्प्लिंट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड मूवमेंट अवेलेबल हो सकता है. अब थर्ड आता है हमारा फंक्शनल इमोबिलाइजेशन. ठीक है. अलाउ कंट्रोल्ड मूवमेंट, मतलब कर सकता है लेकिन उतने वो मूवमेंट्स कर सकता है जो वो कंट्रोल कर सकता है, जो यूज होता है रिहैब फेज के अंदर, रिहैब फेज के अंदर यूज होता है. ठीक है ना. अब नेक्स्ट आते हैं हम मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन. मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कास्ट मोस्ट कॉमन मेथड है, मेड फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट. पीओपी कास्ट मेड होता है फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट. टाइप्स, इसके टाइप्स होते हैं, डिपेंड कि कहाँ पर आपको कास्ट लगाना है. जैसे सर्कुलर कास्ट लग सकता है, सर्कुलर कास्ट है, स्लैब लाइक बैक स्लैब, सिलेंड्रिकल कास्ट लग सकता है. ठीक है. इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, मतलब जो पीओपी कास्ट के एडवांटेजेस हैं: स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, चीप होता है, इजीली मोल्डेड होता है. बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होते हैं? हैवी होता है, हैवी होता है, नॉट वाटर रेजिस्टेंट, मतलब अगर पानी में, अगर इसको पानी में नहीं रखना होता, इसको अगर डाल तो गीला हो जाएगा, निकल जाएगा. एंड स्किन कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या पता किसी को कैल्शियम सल्फेट से एलर्जी हो तो उसको स्किन कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो ये भी चांसेस रहते हैं. तो इन सब चीज़ों में ये डिसएडवांटेज होते हैं मेनली 3. ठीक है. अब सेकंड आते हैं हम स्प्लिंट. सेकंड मेथड है हमारा स्प्लिंट. ये दो तरह के सपोर्ट देता है, टेम्पररी और परमानेंट सपोर्ट देता है. कैसे? टेम्पररी और परमानेंट सपोर्ट देता है. ठीक है ना. इसके टाइप्स होते हैं स्टैटिक स्प्लिंट एंड डायनामिक स्प्लिंट. सेम, स्टैटिक स्प्लिंट मतलब काम लिमिटेड होगा, डायनामिक स्प्रिंग मतलब काम होगा बट कंट्रोल्ड के अंदर होगा. ठीक है. बाकी यूजेस इसके होंगे, एक्यूट इंजरी में हम इसको यूज लेते हैं, एंड सेकंड स्वेलिंग कंडीशन में हम इसको यूज लेते हैं. थर्ड आता है हमारा ट्रैक्शन. देखा होगा फ्रैक्चर हो जाता है नी से रिलेटेड, सॉरी नी से क्या, सॉरी, हिप, हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, तब भी हम ट्रैक्शन लगाते हैं. काफ़ी देखा होगा कि बेड पे पेशेंट को लेटाते हैं और उनको ट्रैक्शन बांध देते हैं, उनकी डोरी लगा देते हैं और ना वो पैर को खींचकर, मतलब एंकल खिंचता हुआ रहता है और उसको बैक उसको टेबल से लटका देते हैं. मैं मेंशन करूंगी इमेज, यहाँ पर देख लेना. हाँ, तो ट्रैक्शन, पुलिंग फोर्स अपवर्ड टू अलाइन गोल, पुल करके रखना. ठीक है ना. टाइप्स हो सकते हैं इसके: स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन. स्किन से ट्रैक्शन दे सकते हैं या फिर स्केलेटल ट्रैक्शन भी दे सकते हैं. ठीक है. 2 टाइप्स के होते हैं ट्रैक्शन. फोर्थ आते हैं हमारे बैंडेजेस एंड स्ट्रैपिंग.
बैंडेजेस लगा सकते हैं, प्रोवाइड माइल्ड सपोर्ट देता है बैंडेज, बट इतना नहीं देता, बट नॉर्मल थोड़ा बहुत देता है, इतना नहीं देता। यूज इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कुछ सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो चुकी है, मसल स्पाज्म हो गया है, तो उसमें यूज होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर, ठीक है। अब फिफ्थ आते हैं हम ब्रेसेस और ऑर्थोसिस। ब्रेसेस और ऑर्थोसिस क्या होता है, ये एक्सटर्नल डिवाइस होता है फॉर सपोर्ट। एग्जाम्पल नी ब्रेसेस, सर्वाइकल कॉलर, लंबार सपोर्ट। लंबार सपोर्ट, किसी को लो बैक पेन होता है तो वो ब्रेसेस लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, तो वो देखा होगा सर्वाइकल कॉलर, यहाँ पर भी वो कॉलर सर्वाइकल कॉलर लगता है जब किसी के नेक पेन होता है। नी ब्रेसेस भी बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, तो वो देखे होंगे आपने। ऑर्थोसिस फुल ब्रेस आता है, हाफ ओनली फॉर पटेला आता है, और मोस्टली आपने देखा होगा जो टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले केसेस के होते हैं ना, टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले, वो भी है ना फुल नी ब्रेसेस लगाते हैं, वो पूरा होता है पूरा नी ब्रेस। एक पटेला बेस बताया जिसमें पटेले को स्टेबलाइज रखते हैं, तो अलग अलग करके ब्रेसेस आते हैं। अब सिक्स में आते हैं पोजीशनिंग कैसी होती है। पोजीशनिंग इसमें होती है प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ लिम्ब जरूरी होती है, क्योंकि अगर हमने ढंग से नहीं किया तो वो सर्कुलेशन पे अफेक्ट पड़ेगा, उसकी अलाइनमेंट में अफेक्ट पड़ेगा, और उसकी ग्रोथ में अलाइनमेंट, उसकी ग्रोथ में अफेक्ट पड़ेगा, तो उस चीज को। और यूज पिलो वेज, हम पिलो को इस तरह से रखेंगे कि ना जॉइंट का रिस्ट्रिक्शन ना हो, स्टिफनेस ना आ जाए, अकड़ नहीं जाए ये कि बोन में। जैसे फॉर एग्जांपल काफी वापस से टोटल नी रिप्लेसमेंट वाले में, जिनके टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, तो उनके ना, उनको क्या बोलते हैं, पिलो है ना नी के नीचे, पटेला के नीचे नहीं लगाने का। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, वो उससे क्या होता है, जो जॉइंट, वो जो नी होता है ना, वो एलिवेशन में चला जाता है, और एट द एंड तक वो एलिवेशन में ही रहता है। तो जब एक्सरसाइज करवाते हैं ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है थेरेपिस्ट को वापस उसको फ्लेक्शन में लाने के लिए। तो नी के नीचे नहीं पिलो, साइड में रखना होता है पिलो, या फिर वेज लगा दो, वो थिंग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमोबिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रिंसिपल क्या होता है इमोबिलाइजेशन के? फर्स्ट, इमोबिलाइजेशन, जो इमोबिलाइज जॉइंट अबव एंड बिलो फ्रैक्चर, ठीक है। सेकंड, मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट, अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर, अलाउ सर्कुलेशन, चेक न्यूरोवास्कुलर स्टेटस रेगुलर, प्रोवाइड पैडिंग, ठीक है, पैडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन इसके हो सकते हैं, जैसे लोकल कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है, जॉइंट स्टिफनेस हो सकता है, मसल एट्रोफी हो सकती है। ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए इमोबिलाइज कर दे तो मसल एट्रोफी तो होगी, एट्रोफी मतलब शॉर्टनिंग, ठीक है। प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, अगर उनको उनको बेड एक्सरसाइज नहीं बताई अच्छे से, तो प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। स्किन इरिटेशन हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, दैट वाज अ सीरियस थिंग, तो उसको प्रेफर, उसके लिए लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। एंड थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टर्म तक इमोबिलाइज रखो, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाओ, क्योंकि लंबे टाइम तक जॉइंट को एक जगह रखना भी सही नहीं होता, ठीक है। सेकंड आते हैं सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। सिस्टमिक सिस्टमिक के थ्रू कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डीवीटी लोअर लिम्ब में होती है, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, बेड कॉम्प्लिकेशंस के, बेड रिडन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर पढ़ा था हमने, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। ये पार्ट मैंने महेश्वरी के अंदर से लिया, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ऑन मसल्स क्या होगा? एट्रोफी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, जॉइंट्स के अंदर क्या होगा? स्टिफनेस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब गुच्छे, ऐसे मोटे मोटे गुच्छे, लाइक हमें फील होगा, वो हार्ड होगा, उससे क्या होगा, वो जॉइंट मूव नहीं करेगा, मतलब वो स्टिफनेस आ जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्चर्स बोलते हैं। ऑन बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्म हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स को अंदर से खा जाते हैं, पोरस, बोन पोरस हो जाती है। पोरस मतलब फॉर्म की तरह एकदम, फोम देखा है, फोम का वो जो अंदर का कैसा होता है, वो सर्कल सर्कल बनता है, वैसे ही बोन्स के अंदर का हो जाता है, मतलब बोन वीक हो जाती है एकदम से, हम नॉर्मल मूवमेंट भी करेंगे तो भी फ्रैक्चर हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट ऑस्टियोपोरोसिस मींस। लास्ट आता है ऑन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में वेनस टेसिस, इडिमा फॉर्मेशन हो सकता है, तो इन सबको प्रिवेंट करना चाहिए। इन सबको मतलब इमोबिलाइजेशन लॉन्ग टर्म तक नहीं, ओनली शॉर्ट टर्म तक, जब तक वो जरूरी है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट। अब इसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होगा? ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन। फर्स्ट, इमोबिलाइजेशन हुआ है उसके, तो उस वक्त आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से क्या होगा, वो खुद जोर लग रहा है, लाइक वो खुद मसल से अपना जोर लगा, तो वो उससे ना बॉडी के अंदर वो हाथ मूव नहीं कर रहा, बट वो खुद अपनी बॉडी को उससे जोर लगा रहा है, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो सकता है अंदर के, ठीक है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी होगा, मेंटेन सर्कुलेशन, एक्टिव मूवमेंट ऑफ फ्री जॉइंट्स, एक्टिव मूवमेंट्स ऑफ फ्री जॉइंट, जैसे यहाँ मेरे इमोबिलाइज हुआ है, पर ये नहीं हुआ, ये एक्टिव है, तो हम इसका तो मूवमेंट करवा सकते हैं ना, तो ताकि इसकी वजह से ये स्टिफ ना हो। एंड आफ्टर मोबिलाइजेशन क्या होगा? अब आफ्टर इमोबिलाइजेशन, ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन में पता चलेगा क्या करना है। अब आफ्टर इमोबिलाइजेशन उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवानी है, स्ट्रेचिंग करवानी है, फंक्शनल ट्रेनिंग देनी है। एंड नाउ नेक्स्ट आते हैं हम रिमूवल साइंस, व्हेन टू रिमूव इमोबिलाइजेशन, ठीक है ना। अब कब हमें पता चलेगा कि हमें कब इमोबिलाइजेशन रिमूव करना है? एक तो डॉक्टर, एक तो आपके थेरेपिस्ट है, ठीक है। सेकंड, पेन रिड्यूस हो चुका है, मतलब पूरा खत्म हो चुका है, तो हटा दो। हीलिंग कंफर्म्ड है, एक्सरे से पता चलेगा या सीटी स्कैन से जो आपको अवेलेबल हो। नो टेंडरनेस, टेंडरनेस हो रही है, यानी ये सब थेरेपिस्ट बताएगा आपको, ठीक है, डॉक्टर बताएंगे आपको, तो ये होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? ऑलवेज मेंशन, जब आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो ऑलवेज मेंशन जॉइंट अबव एंड बिलो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस, फिजियोथेरेपी रोल, क्योंकि पीओपी टाइप्स प्लस ट्रैक्शंस टाइप्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो ये सब करना। सो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, एंड होप इमोबिलाइजेशन सबको समझ में आया होगा। एंड अगर कोई डाउट है, मुझे इंप्रूव करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।